Hello everyone, we are back again with complete BCS PYQ एनालिसिस और GS3 का हम लोग इस बार PYQ देख रहे हैं, जहाँ पर हमने इससे पहले GS2 का और GS3 का साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं। इस बार हम क्या देख रहे हैं, किसी एक्ट से रिलेटेड का फ्रेमवर्क क्या होगा। पहले हम इसे देख चुके हैं कि फार्मर अप्रोच क्या होगी अगर क्वेश्चन में आता है, या इससे पहले GS2 वाले में भी अप्रोचेस बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि याद रखो GS3 के पेपर में एक नया क्वेश्चन आएगा उठ करके किसी एक्ट से। हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, एक्ट की प्रोविज़न के साथ में हम कैसे डील कर सकते हैं, जो एक्ट आया है उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, है ना। इससे पहले वाले में तो बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। सिलेबस जरूर जा करके देखो, सिलेबस तुमको बहुत हेल्प करने वाला है आने वाले टाइम में। याद रखो मेंस का सारा गेम तुम्हारे सिलेबस पे टिका हुआ है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ पढ़ोगे तुमको स्ट्राइक करेगा ब्रेन में कि ये वाली चीज़ हमारी मेंस के अंदर है ना। तभी मैं कह रहा हूँ, देखो इसमें भी लिख के लाया आप। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आसफा of the Parliament of India has been come under the criticism by the state as being draconian and sometimes as unconstitutional. Examine critically, ठीक है, सॉरी examine analytically not critically, sorry for that। तो एनालिटिकली मतलब एनालाइज करना है तुमको, अपने आर्गुमेंट दे सकते हो आप इसमें। एग्जामिन मैंने बताया था ना, एक है एग्जामिन, एक है एग्जामिन एनालिटिकली, एक है एग्जामिन क्रिटिकली वाला बताया है, एनालिटिकल वाला अभी बताऊंगा, और इससे पहले जो एग्जामिन सिर्फ वर्ड क्या था वो बता दूंगा। आगे देखते हैं यह आया कहाँ से क्वेश्चन। अब जिसने जैसे मेरी वीडियो देखी है पहले वाली, उसको पता होगा कि हाँ सिलेबस की डिकोडिंग इतने अच्छे से करिए कि सिलेबस मेरे दिमाग में बैठ जाए। बस एक दो बार उस वीडियो को जाकर के सुनो, तुम्हारे दिमाग में डेफिनेटली वो हिट करके बैठ जाएगा, है ना, समझो बात को। ठीक, तो उसी पैटर्न पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और GS3 में देखेंगे कहाँ से आया। देखो पेपर आपका GS3 से क्वेश्चन ये आया है, इंटरनल सिक्योरिटी से आया है, और उसमें भी एक ब्रॉड हेडिंग है, वेरियस लिंकेजेस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट्स। तो मैंडेट के अंदर आसपा आता है, ये एक्ट है, लाया किसके लिए गया है, मतलब जहाँ पर इंसर्जेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पे गवर्नमेंट या होम मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है इस एक्ट को। ठीक है, याद रखना होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सीधी सीधी बात है। होम मिनिस्ट्री जब तक रेगुलेट नहीं करेगी या बताएगी बोलेगी नहीं, तब तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक, मैं एक्ट इसलिए लाया हूँ क्योंकि एक्ट में तुम लोग एक एक्ट आएगा, डेफिनेटली एक्ट आने वाला है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के एक्ट पे अभी देखेंगे, सोशल जस्टिस के एक्ट पे एक हम देख लेंगे, क्या नाम है, सोशल सिक्योरिटी के एक्ट पे। इनमें फ्रेमवर्क क्या होगा हिट करने का, है ना, फ्रेमवर्क बनाएंगे हम लोग। एक्चुअली में फ्रेमवर्क ही डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेमवर्क से आंसर निकालोगे कैसे एग्जाम के अंदर, वहाँ प्रेशर में नहीं निकलेगा इतनी जल्दी सब कुछ, इसीलिए। ठीक, अब देखते हैं। चलो अब क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, मैंने सब बता रखा है, इंट्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या करना है। अब जैसे यहाँ पे डेटाबेस भी दे सकते हो, मतलब डेटाबेस इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि कब इंप्लीमेंट हुआ या कब आया आसफा, ठीक है, एक्ट किस रीज़न से आया, या एक्सप्लेन कर दो। देखो मैं दिखाता हूँ तुमको, ये देखो, हाँ, द आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट आसफा enacted in 1958 by the legislative action in India that grants special power to the armed forces and in certain state police forces are the designed as a distributed। मतलब है क्या एग्जैक्टली कि जो आसफा है वो मिलिट्री लगा सकती है, ठीक, जैसे कि जम्मू कश्मीर में पुलिस के पास भी राइट है, अगर होम मिनिस्ट्री ऑर्डर करती है तो ये इंप्लीमेंट होगा, समझ रहे हो। ये आप देख लेना, यहाँ पे मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो लिखना ही लिखना है। जैसे एड्रेसिंग इंसर्जेंसी कहाँ पे, जिस एरिया में होगी, ठीक, मिलिटेंसी, ठीक है। अब जैसे पर्टिकुलरली कहाँ अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ सबसे ज़्यादा बार, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हुआ। हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी भी डिस्कस करेंगे, परेशान हो तो इंटरनल सिक्योरिटी में ये भी डिस्कस करेंगे, हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। बस बात ये है, तुमको इतना याद रखना है कि अप्रोच क्या है। देखो कंटेंट तुम्हारा अलग हो सकता है मेरे से, कंटेंट प्रोवाइड नहीं करना है ना, कंटेंट से ही तुम निकालोगे अपनी चीज़ों, तो कंटेंट तुमको ध्यान रखना है। मैं तुमको ये बताऊँगा कि लिखना कैसे है आंसर को। बाकी कंटेंट की बात है तो मैं टॉपिक वाइज जो वर्ड्स लिखे हैं ना सिलेबस के अंदर, मैं उन पे वीडियो जरूर लाऊंगा। अभी थोड़ा सा बिजी है शेड्यूल, तो देखते हैं जल्दी जल्दी शेड्यूल करते हैं इनको भी। आगे बढ़ते हैं। आपने उसमें देखा हमने क्या नाम है, इंट्रो में क्या लिखा है, अब मेन बॉडी में कैसे जाओगे। अब सोचो, अपने दिमाग से लगाओ इनसाइट्स क्या क्या होंगी किसी एक्ट की या किसी एजेंसी की, गवर्नमेंट इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी कोई है उसकी इनसाइट्स क्या होंगी। जैसे यहाँ पे एक हब एंड स्पोक मॉडल देते हैं, ठीक, इसमें देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी हो गई, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन हो सकता है, इंफॉर्मेशनल फ्यूजन हो सकता है, किसके बीच होगा इंफॉर्मेशन फ्यूजन,
दो एजेंसीज के बीच या दो एक्ट जो हैं, एक्ट के को साथ में कोहेरेंस के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी या जो किसी एरिया में, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ की जो इंटरनल सिक्योरिटी है या इंसर्जेंसी है उसको रिड्यूस करा जा सके, जस्ट लाइक मणिपुर है ना, जैसे अब रिड्यूस किया तो गवर्नमेंट इंटरवीन करा, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल की इंप्लीमेंटेशन की बात हुई, यही सब चीज़ें हैं। क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, याद रखना, क्वेश्चन बनेगा इसी से कि प्रेसिडेंट रूल क्योंकि इंप्लीमेंट होने की बात हो चुकी थी, हुआ या नहीं हुआ ये डिस्प्यूटेड है। अभी द हिंदू बोल रहा है कि थोड़ी बहुत कहीं पे हुआ कहीं पे नहीं हुआ, दो अलग अलग बहुत वो हो रखा है, पर देखते हैं आगे। ठीक, द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट रिमेन्स एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पीस ऑफ लेजिस्लेशन, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को ऑब्वियस बात लेजिस्लेशन के थ्रू लाया गया था, विच इज क्रिटिसाइड लेबलिंग द ड्रैकोनियन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू टू द पोटेंशियल टू अब्यूज द वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेंस। HRD UNHRD पढ़ लेना, सारे तुमको समझ में आ जाएंगे। UNHRD के अंदर सारे ह्यूमन राइट, बेसिक ह्यूमन राइट सारे लिखे हुए हैं। जब पॉलिटी डिस्कस करूंगा ना तब इसमें सारे UNHRD हम पढ़ेंगे। बट इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इट। अब देखो कौन कौन से। अब इस लिखना कैसे है, अब देखो क्रिटिसिज्म में पहले हम लिखेंगे ना। अब जैसे क्या नाम है, इतनी बड़ी हेडिंग नहीं डालनी होती है, मैं इसमें कतई नहीं, ये तो तुमको डिटेल दिखाने के लिए मैं लाता हूँ, समझो बात को। इतनी बड़ी हेडिंग नहीं चाहिए होती है, सीधा हम लोग पार्ट्स उठाएंगे। मैंने आज डिस्कस नहीं करा क्योंकि अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि पार्ट्स क्या होते हैं या क्वेश्चन की एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट डिमांड है। अब लेकिन आगे से मैं क्या करूँगा, ट्राई करूँगा कि पार्ट्स भी डिस्कस कर लूँ। टाइम बहुत कम होता है ना बात है वीडियो बनाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस पर क्या क्या चीज़ें होती थी, हब एंड स्पोक मॉडल में दिया है इन्होंने। ठीक, प्रमोटिंग नेशनल सिक्योरिटी, ये इसके बेनिफिट्स बता रहा है। ठीक है, अभी हम इसकी क्रिटिसिज्म भी देखो क्या करा है, स्मार्टनेस देखो क्या है, यहाँ पर डिस्कस करा क्या, क्रिटिसिज्म दे दिया। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ था एग्जामिंग एनालिटिकली सेम एज, क्योंकि ये इम्प्लिसिट डिमांड है, एक्सप्लिसिट नहीं है। अगर लिखा होता क्रिटिकली एग्जामिन तो मैं पक्का तुमको वैसे ही बताता। चलो आगे बढ़ते जल्दी से। ठीक, अब देखो पहले इसे बेनिफिट देख लेते हैं। प्रमोटिंग नेशनल सिक्योरिटी, अब नेशनल सिक्योरिटी कैसे प्रमोट कर रहा है, जहाँ पर इंसर्जेंसी है वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या नाम है, वहाँ की इंसर्जेंसी को ट्रैप डाउन करने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर को ऑपरेशन हुआ, आसफा लगा हुआ है, तो वहाँ पर पहले ही सारी पावर किसके हाथ में आती है, एजेंसीज के हाथ में आती है। लीगल प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस, ऑब्वियसली बात है। लीगल प्रोटेक्शन मीन्स क्या है कि लीगली उनके हाथ में पावर है। जैसे कि पंचायत पास लीगली फंड का एलोकेशन नहीं है तो वो वीक है, या कोई एजेंसी है जिसके पास फंड का एलोकेशन नहीं है तो वीक है। यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क दिया हुआ है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देती है। प्रमोट्स अवर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ इन द एरियाज। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है या LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उसके वो नहीं प्रमोट करने दे रही है हमें किसी एरिया में। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और डेवलपमेंट को वो करेंगे, एस करेंगे, है ना। एनहेंसिंग अवर डिटरेंस पॉलिसी का, ऑब्वियस डिटरेंस क्या होता है, अब ये को मतलब किसी को डरने, किसी को अपने मेरे ऊपर ना हमला करिए। जैसे डिटरेंस क्या है, न्यूक्लियर डिटरेंस बोलते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर डिटरेंस है, पाकिस्तान के पास है, तो हम कभी उसके ऊपर नहीं कर सकते न्यूक्लियर वॉर, वो कभी मेरे ऊपर नहीं करेगा। रीज़न क्या है, डिटरेंस है हमारे बीच, है ना। अब मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इससे क्या होता है, जैसे क्या नाम, चाइना या म्यांमार का जो रेजीम थी हमारी, ठीक है, म्यांमार के जो सिस्टम था, तो हमने क्या किया, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या किया हमने वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया बॉर्डर साइड पे, जहाँ पर सीधे कंट्रोल किसका, एजेंसीज का रहे, तो सीधे सीधे इम्प्लीमेंटेशन वही करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, इंटीग्रिटी स्ट्रेंथन हो जाएगी हमारी, है ना। अब इसको छोड़ो, ये इसका वो ज़्यादा है नहीं, जो ज़रूरी है मैं वही बताता हूँ तुमको। कैसे हिट करोगे एग्जाम के अंदर, ये बेनिफिट्स किसी एक्ट के नहीं, किसी भी एक्ट में कोई भी एक्ट आ जाए इंटरनल सिक्योरिटी का, यही पॉइंट डालने हैं तुमको, इन्हीं से निकाल के डालोगे। नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन है, नेशनल सिक्योरिटी बूस्ट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन फ्यूजन कर रहा है, गवर्नेंस को बेटर कर रहा है, ह्यूमन कैपेबिलिटी बिल्डिंग कर रहा है उस एरिया में, है ना, और थ्रेट फोरकास्टिंग कर रहा है। ये सब यही सब चीज़ें हैं ना, मैं जो तुमको बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ के चले जाओ यार, सीधा हिट कर दोगे एक्ट के अंदर। जो एक्ट से क्वेश्चन बनेगा जरूर, फिर से कह रहा हूँ, इसलिए मैं उठा के ला रहा हूँ क्योंकि एक्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तभी आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, बेनिफिट्स। अब देख लेते हैं जरा इससे एसोसिएट क्रिटिसिज्म क्या है। वैसे मेरा मानना क्या होता है, मैं जो आंसर लिखता हूँ या बाकी मैंने टॉपर्स कॉपी जो देखी हैं उनमें क्या होता है, जो मोस्टली जो बेनिफिट्स हैं इन्हीं को वो रेप्लिकेट कर देते हैं क्या नाम है इसमें क्रिटिसिज्म में, कि नॉट प्रमोटिंग नेशनल सिक्योरिटी प्रॉपरली। अब जैसे इसमें ऐड कर सकते हैं वर्ड को ना ऐसे करके। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चलो और बहुत सारे मैं लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दिमाग बस खुले रखो, वीडियो सुनते रहो, तुम्हारा काम बन जाएगा सारा का सारा। अब देखो अच्छे से, ह्यूमन राइट्स वायलेशन,
कैसे होता है। क्रिटिसिज्म है कि आसफा जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, क्योंकि इसमें ऑटोनॉमस छूट दे दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस को। वो सीधा जाकर के, मेरे 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 खुद के दोस्त हैं कश्मीर से, तो मैं उन्होंने कई बार मुझे स्टोरीज बताई हैं कि डायरेक्टली वो उनके घर में आकर के चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, समझ रहे हो। बस डिस्प्यूटेड ही है, बट ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो चीज़ें होंगी। अगर सिक्योरिटी को आप मेन गोल में अंदर रखोगे तो चीज़ें होती हैं। सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन की अदर थिंग्स। चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल सेक्शन 4 ऑफ ग्रांट्स द ऑफिसर टू द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, समझ रहे हो। अब इसमें क्या हुई, उसकी ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हुआ कि आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसमें कुछ कुछ, जैसे होता क्या है, वैसे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और जगह पे भी मिल जाते हैं कभी कभी, लेकिन बात ये है हम लोग को बस ढूंढ के चिपका देना है कि आंसर हमारा दिखने लगे कि बहुत बढ़िया है। चलो देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो, सेक्शन 3 ग्रांट द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी टू डेजिग्नेट एनी एरिया एज अ डिस्टर्ब एरिया और विदाउट रिक्वायरिंग द कंसेंट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट मैंने तुमको बताया था, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम से डील करती है। और अगर किसी का कंसेंट नहीं लिया तुमने, जैसे कंसेंट नहीं लिया, तो वायलेशन किसका होगा, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा। यही है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसमें होता क्या है मैं तुमको बताता हूँ। रियल पिक्चर जब मैं पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह देखता हूँ, तो उसमें ये दिखता है कि लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड है आर्म्ड फोर्सेस को, ठीक, ये तो ठीक है, ठीक। बट व्हाट अबाउट द लोकल पीपल्स, जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है ये एक्ट, उनका क्या, उनके राइट्स का क्या। अब होता क्या है कि वहाँ पर जैसे आसफा के अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया कि शूट डाउन कर दिया किसी को, ठीक, लेकिन वो एक्ट जब एक्ट किया, शूट डाउन हुआ, वो जब कोर्ट में जाकर के उसका केस आता है तो उनका कोई रिजल्ट ही निकलता। क्योंकि इस एक्सपोनेंशियल पावर दे रखी है आसफा के अंदर सिक्योरिटी एक्ट को। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। एविडेंस ऑफ अब्यूज़, अब देखो सुप्रीम कोर्ट देखो बोली यहाँ पे, मैं यही बताना चाह रहा तुम्हें। अब एज कमीशन अपॉइंट करी 2030 फाउंड डेट डेथ्स, यही बता रहा तुमको मैं, डेथ्स इन द डिफरेंट केसेस इन मणिपुर 2013, अभी भी वही हुआ है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्सक्लूजन्स। तो अब देखते हैं वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड में क्या है, जैसे इसमें तुमको ना कमेटीज़, लीगल कोई तुमको नेम याद आ रहा हो, या कोई डेटा बैक कर रहा हो, कोई केस स्टडी है, जैसे मैं तो जम्मू की केस स्टडी जरूर लिखता। छोटा सा साइड में बॉक्स देंगे, ये आपका पेज है, यहाँ पे साइड में बॉक्स देंगे, यहाँ पे कंक्लूजन लिख रहे हो तुम, ठीक है, यहाँ पे केस स्टडी लिखा, जम्मू कश्मीर केस स्टडी ऑल इन ऑल, जो भी तुमको पता है कि हाँ यहाँ ये ऐसा होता है, बस लिख देना, ठीक है। अब रिकमेंडेशन देखो, जस्टिस JP जीवन रेड्डी टू रिव्यू द प्रीवियस एक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। अब वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उनको, ठीक है, डिफरेंट कमिटीज़ हैं, बट यहाँ पर तुमको याद रखना, जस्टिस BP जीवन रेड्डी कमेटी किसके लिए आई थी, याद रखना किसके लिए है, तुम्हारे आसफा के लिए। और 5th ARC रिपोर्ट, ठीक, ARC का फुल फॉर्म देख लेना यार, इतना तो पता होगा तुमको, ठीक है। उन्होंने क्या रिकमेंड किया, पब्लिक ऑर्डर हैड ऑल्सो रिकमेंडेड टू रिपील द आसफा। अब समझो कि ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक के लिए तो प्रॉब्लम हो ही रही है ना, जहाँ पर ये एडरेंस टू ह्यूमन राइट नॉर्म्स। कैसे ह्यूमन राइट्स, मैं तुमको बताया ऊपर भी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन कैसे होता है, ठीक है। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, अब जैसे ये दे सकते हो, मतलब तुमको बैलेंस जो तुमने बताया है उसको बैलेंस करके लिखना है कि ट्रस्ट बिल्ड तो कर रहा है, बट हमारी सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन समथिंग एल्स, ठीक है। इंडियंस मतलब इंटरनल सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन समथिंग एल्स, इसके साथ में जाएंगे और एक भारत सशक्त भारत या ऐसे करके कोर्ट से इसको एंड करेंगे। समझ गए आंसर को, आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग GS3 इकोनॉमिक्स है ना। अब समझो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीकल्चर, मैंने तुमको पहले ही बताया है, एग्रीकल्चर जैसे ही है तो सीना तान के सामने खड़े हो जाओ कि नहीं, यहाँ पे तो फार्मर को हम सेंट्रिक करेंगे चाहे जैसे हो। जैसे क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन से बन रहा है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, है ना। अब इसमें मैं तुमको बताता हूँ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट पार्ट क्या है। सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो तुमको बता रखा है मैंने, सॉरी। चलो डिस्क्राइब कर दो या डेटा बैक कर दो, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या कैसे आया, नॉर्मल बोरलॉग से स्टार्ट करो, उसके बाद MS स्वामीनाथन कमीशन या MS स्वामीनाथन वो बताएंगे कि ये कैसे हुआ है, बस ऐसे करके, समझे। ग्रीन रेवोल्यूशन, चलो यहाँ देखो कैसे कैसे आया। इनिशिएटेड इन 1960s, ऑब्वियसली बात है, वो भी दे सकते हो। 5 ईयर प्लान कौन सा था ये बता सकते हो, है ना। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ऑब्वियसली बात है। केमिकल फर्टिलाइजर, एडवांस इरीगेशन सिस्टम्स, ठीक। मेन बॉडी देखते हैं जल्दी से, सुनो। इंडियाज एग्रीकल्चर इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रोवाइड इतना इतना परसेंटेज। अब देखो ये डेटा तुम अलग से भी डाल सकते हो,
हम यहाँ पर बस कनेक्ट कर रहे हैं, उसको कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर सेंसस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कंटेन्स द अप्रॉक्सीमेटली 90%, 90 याद रखना, 89.4 मत याद रखना, all farms families in India with marginal farmers alone accounting to the 86 अब 85 याद कर लो, अप्रॉक्स 80 लिख दो, ऐसे करके लिख सकते हो टोटल फार्मर पॉपुलेशन। अब समझो, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा था, एग्जामिन करना है ना तुमको, तो एग्जामिन में दोनों चीज़ बताएंगे, पॉइंट को बैक करेंगे आराम से, बट इसमें तुम ऐसे फोर्स्ड नहीं करना है कि तुमको दोनों बताने ही बताने हैं, नहीं, रिलैक्स होकर लिखो। उसमें 4 पॉइंट बता सकते हो, हब एंड स्पोक मॉडल दे सकते हो, बेनिफिट्स या उसमें क्या नाम है जैसे उसको ऊपर वाले दिखाया था सेम एज। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक। अब देखो इन्होंने तो बहुत, मतलब ये जो मैं निकाल कर आया हूँ इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तुम अब सोचो ग्रीन रेवोल्यूशन का फार्मर की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बी इट नॉर्दर्न, बी इट सदर्न फार्मर, बी इट मतलब इंडिया में कहीं भी हो। अब कैसे कैसे जाएंगे, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, ये तो चलो हम लास्ट में चले गए, स्टार्ट से शुरू करते हैं। सीड क्वालिटी अच्छी हो गई, और क्या नाम है, लैंड जो है वो फ्रेगमेंटेड लैंड है उसको रिड्यूस करेंगे, और दूसरी चीज़ वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। ये इनपुट की बात हो रही है। मिडिल में देखेंगे यहाँ पर बात हो गई, ठीक। लास्ट में देखो, अब देखो कैसे कैसे हो रहा है, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, ये लास्ट वाली। अब समझते रहना, इतना तो फ्रेमवर्क में बता चुका हूँ यार, इतना समझ जाओ आराम से। अपने दिमाग को बस फार्मर की लाइफ को बीच में रखो, उस पर ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, ठीक। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं जल्दी से देखते हैं, ठीक। इंक्रीज क्रॉप यील्ड, तो देखो ए बैक कर रहा है ना डेटा, यहाँ छोटा भी लिख दो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इतना सब लिखने की, सीधा सीधा लिख दो। रिमार्केबल राइज इन क्रॉप यील्ड पर्टिकुलरली इन द व्हीट एंड राइस, बस बहुत कुछ नहीं। और फिर डेटा बैक करो, इंक्रीज फ्रॉम 850 टू 2281 kg इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ रेवोल्यूशन। अभी तो बहुत ज़्यादा डेटा है, अभी तो बैक कर दोगे तो मज़ा आ जाएगी बिल्कुल। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वैसे तो मैं ओके मानता हूँ, स्टार्टिंग से मैंने बताया ना वो अप्रोच याद रखना, वैसे ही लिखना है, कहीं और घूमना मत। यहाँ पे देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, एनएसएस का डेटा बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ 45% इंक्रीज कर गई, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा क्या नाम है लोग, आज भी इंडिया की 51% पॉपुलेशन डील कर रही है विद द एग्रीकल्चर, याद रखो, ठीक। फूड सिक्योरिटी, ये अच्छा पॉइंट था। अब इसमें क्या लिखोगे, जैसे इन्होंने तो बता दिया, एनहांसिंग फूड प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग द रेजिलियंस एंड इम्पोर्टिंग सब्सिडाइज गुड ऑफ फ्रूट। अब एग्जाम्पल दो, सीधा एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, और लिखा कौन सा, NSFA एक्ट, NFSA एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, और वहाँ पर 4A डिस्कस करे गए हैं, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, और एक और ए है, अब वो तुम कमेंट में बताना, मैं नहीं बता रहा। तो 4A डिस्कस करा, ठीक। 4A को लिख दो नीचे, फूड सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो गई, एक्सेस टू रिसोर्सेज की एक्सेस की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है ना, बेनिफिट्स टू द गवर्नमेंट सब्सिडीज, सपोर्ट एम टू द प्रमोटिंग द एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। अब देखो जब प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा हुआ, वेयर हाउसेज में अच्छा रहेगा ना, वेयर हाउसेज में भर जाएंगे हमारे। अब वही चीज़ें हैं ना, वेयर हाउसेज फुल हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो फुल हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। अब देखो इंक्रीज इन इनकम लेवल ऑफ द फार्मर्स, ये तो एक वो सा पॉइंट है। और क्या क्या लिख सकते हो मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ। ये तो चलो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से लिंक करके मैंने बताया, ठीक। GS3 इसलिए मैं करा रहा हूँ अभी PYQ, इंटरनल सिक्योरिटी का एक बताया, अभी इकोनॉमी का एग्रीकल्चर से ले रहे हैं, ठीक। अभी लास्ट में कुछ ये डिस्कस करते हैं। चलो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल पंजाब और हरियाणा को तो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा करा ग्रीन रेवोल्यूशन में, बट डिस्पैरिटी रह गई। डिस्पैरिटी मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, वहाँ पर चीज़ें नहीं पहुँची वैसे। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ पंजाब राइस एंड वीट कितना ज़्यादा है, बट कि वहाँ की जो क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेट सिचुएशन है नॉट गुड फॉर द वीट एंड राइस प्रोडक्शन, बट द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ इम्पैक्टेड ऑन इट। तो उसके बाद वेस्टर्न यूपी हो गया हमारा, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक। इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, ठीक। डेट एंड लोन्स, अब देखो होता NCRB का डेटा छोटा पुराना डेटा है, नया डेटा मैं बताऊँगा तुमको, स्कॉट ऑफ पॉइंट। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे क्या नाम है, फार्मर्स को लोन कौन देता है, या तो बैंक देगी, तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी में क्या है, क्रंच है, बैंक देना नहीं चाहती, क्योंकि बैंक देंगी तो उनको लगता है कि हमारा NPA राइज हो जाएगा। राइज क्यों हो जाएगा, क्योंकि फार्मर जो है वो पोटेंशियल उतना नहीं है फार्मर के पास कि वो प्रॉफिट ड्रिवन बिजनेस बना सके और उनको रिटर्न कर दे तुरंत के तुरंत। तो ये होता है, तो क्या होता है, ये विशेष साइकिल है, बैंक चाहती नहीं है देना। इसीलिए क्या आया मैं तुमको बताऊंगा, इकोनॉमिक्स हम प्रीलिम्स के लिए स्पेशल पढ़ेंगे, तब उसमें बताऊंगा
कि कैसे कैसे चीज़ें रहीं। चलो अभी छोड़ो, उसको नहीं जाते वहाँ पे। हाँ, डेट की बात हो रही थी। तो डेट क्या होता है, फिर वो क्या कहते हैं, लोकल लैंडलॉर्ड से उठा लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, जब वो डेट गिर गया, जैसे नहीं हो पाया, रीपे नहीं हो पाया, फिर लैंड का दिक्कत आती है, फिर उनको वहाँ पर लाइवलीहुड करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, वही सब चीज़ें हैं ना, लॉस हो जाता है। ये मैंने पॉइंट बता दिया। रीजनल डिस्पैरिटी बिटवीन पंजाब बिहार भी देख सकते हो, सही बात है। मैंने तो नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल लेता हूँ इसलिए मोस्टली। इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या है, मैंने वही चीज़ सेम तुमको बताया कि जैसे पंजाब के अंदर क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा ट्यूबवेल्स का यूज़ किया गया कि अब सेलाइन वाटर हो चुका है नीचे का, वो कैंसरोजेनिक हो गया। अब कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया बोली जा रही है पंजाब की साइड को या हरियाणा के साइड को। समझ में आ रहा है तुमको कितना ज़्यादा चीज़ें हैं। नेग्लेक्टिंग नॉन फूड क्रॉप, अब जैसे क्या नाम है, मिक्सड क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है, मिक्सड क्रॉपिंग करना नहीं चाहते। मिक्सड क्रॉपिंग नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी अगर पेस्ट अटैक हुआ, ठीक, तो कोई जो क्रॉप है वो रेजिलिएंट है उसके लिए, बट नहीं हो पा रही। क्यों? जब रेजिलियंसी नहीं है, दूसरी क्रॉप में रेजिलियंसी नहीं है कि उस पेस्ट अटैक को वो करने की, एब्जॉर्ब करने की, तो जो एक पर्टिकुलर क्रॉप होगी उसको पूरा ही खा जाएंगे वो। तो पेस्ट अटैक एक पे हुआ, पूरी क्रॉप चली गई, काम खत्म हो गया। आपके पास मल्टीपल चीज़ें रहेंगी तो आपके पास ये रहता है कि हम सिक्योर कर लेंगे कुछ ना कुछ, है ना। लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं, ठीक। अब जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए फार्मर और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो मुझे बताया था, मैंने इससे पहले बताया है। सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। याद रखना क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इस बार इसके भी कंप्लीट हो रहे हैं कुछ ईयर्स वगैरह वगैरह। कंक्लूजन में MS स्वामीनाथन कमीशन को जरूर, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है मैं तुमको बता रहा हूँ, MS स्वामीनाथन कमीशन को जरूर दिखाना है। और नॉर्मल बोरलॉग को जरूर बताएंगे क्योंकि HYV सीड्स वहीं से आया था सबसे पहले। उनको एंड से करेंगे। स्वामीनाथन का नेम जो जरूर आना चाहिए, MS स्वामीनाथन भाई हमारे वो हैं, भारत रत्न मिला है उनको, समझे। आज ये 2 क्वेश्चन डील करें हमने, तो अच्छे से समझना क्वेश्चन को, अभी समझो, अपने कंटेंट को रेडी करो, ठीक है। हर मैंने चैप्टर बता दिया है तुमको, सारी चीज़ें बता दी हैं, यू हैव टू डील विद इट, समझे। तुमको सिलेबस बताया, सिलेबस को तुम अच्छे से देखो, पढ़ो उसको, ठीक। आज के लिए इतना ही। आगे मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियो ला सकूँ। होता क्या है कि कंटेंट में वो होता है, टाइम लग जाता है, ठीक है। ठीक है, दैट इज फॉर द डे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।